हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर होने वाला है। ये छत्तीसगढ़ का 8वां क्लास है, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के एक बेहतरीन टॉपिक जो कि है छत्तीसगढ़ का इतिहास। आप किसी भी एग्जाम को लेकर के चलें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की बात करें, साथ ही अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस सीजी टेट, या फिर पीएससी, या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही व्यापम का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। व्यापम क्या करता है, कूट वाले प्रश्न पूछता है यार, साथ ही वन लाइनर पूछता है, साथ ही आपको सुमिलित करने वाले प्रश्न पूछेगा, साथ ही आपको सीक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो व्यापम का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, वर्तमान स्थिति में व्यापम किस तरह से प्रश्न लेकर के आता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेट आपके लिए तैयार किया है। इसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्यापम के प्रश्न पूछने के तरीके से ही ये रिलेटेड है। हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपको व्यापम के किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। क्या? कूट वाले प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न, मैंने आपको बताया सम्मिलित प्रश्न, और सीक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न। ये 4 टाइप के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। साथ ही व्यापम का जो तरीका है वो पूछने का सेम हूबहू वैसा ही मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, प्रश्नों का संग्रह। तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, या आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अतिरिक्त ये पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर आप अभी एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वीडियो कैसा है, प्रश्न पूछने का तरीका कैसा है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरह से क्या लेवल है वो सभी इसमें आप देख पाएंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही इन सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे क्लासेस के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अब मैं अगर आपको बात करूं कि प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है, आप सभी को पता है। पहले पार्ट में आपको सामान्य विज्ञान है और दूसरे पार्ट में सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन 40 अंक का है, साथ ही सामान्य विज्ञान जो है वो 60 अंक का है। इसमें हम आज जो देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने भारत के भूगोल कंप्लीट करा रखे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है, जिसमें हमने 2001, 2011 और साथ ही 2025 के जो नवीन आंकड़े हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो जनगणना वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमने छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, जहां से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है, 3 से 4 प्रश्न प्रशासनिक ढांचा से मिलता है आपको देखने के लिए। तो ये सभी जो टॉपिक हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें हम पूछेगा आपके प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में। तो हमारा साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर रखा है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, या फिर आप वीडियो में नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की जो प्लेलिस्ट है वही मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, साथ ही भारत का भूगोल, साथ ही
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज मैंने सभी चीज़ों का डिस्कस किया है। ठीक है, तो जा करके ज़रूर देख लेना। चलिए हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न दिया गया है, आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो कूट वाले प्रश्नों का हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है। पहला जो कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ नाम के प्रचलन में आने के पूर्व यह कौशल अथवा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था या प्रख्यात था। दूसरा दिया गया है, अवंती, ओड्रा, कलिंग, अस्मक और विदर्भ की सीमाएं इसकी पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती थी। तीसरा दिया गया है, प्राचीन संस्कृति, साहित्य तथा विभिन्न राजवंशों के अभिलेखों में इस कौशल को नामोल्लेख प्रायः ओडो या कलिंग अथवा विदर्भ के साथ किया गया है। सत्य कथन पहचानना है तो उसमें से पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन तीनों सही हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार कौशल कितने उप जनपदों में विभक्त था। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जो कौशल है वो कितने महाजनपद या कितने उप जनपद, ठीक है, कितने उप जनपद पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 उप जनपदों में ये विभक्त था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आप भी अपना जो आंसर है वो वीडियो के साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए, क्योंकि आपको भी सारी चीज़ें याद होंगी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह से प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके लिए लेते रहता हूं। ठीक है, हमने जनगणना बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, प्रशासनिक ढांचा हमने डिस्कस कर रखा है, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। भारत का भूगोल भी आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट वहाँ बना हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने उसे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको भी ब्रीफ किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, डीपली मैंने उन सभी चीज़ों को बताया है। तो वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक डला हुआ है, जा करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को होना है। ठीक है, समय हमारे पास कम है, तो जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे एक प्रैक्टिस सेट के ज़रिए लेंगे। ठीक है, जो मैं वीडियो ले आ रहा हूँ उसे आप प्रैक्टिस सेट के ज़रिए लेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट करना, साथ ही जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, टाइम कम है तो हम इसे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाषाणीय समाधियां विद्यमान है। कहाँ कहाँ आपको बताना है महापाषाणी समाधियां जो हैं वो विद्यमान है। पहले में दिया गया है अर्जुनी, दूसरे में दिया गया है सोरर, तीसरे में दिया गया है करियभदर, चौथे में दिया गया है चिरचारी, पांचवें में दिया गया है घनौरा और छठवें में दिया गया है भंवरखोल। तो इसमें से आप देखिए अर्जुनी, सोरर, करियभदर, चिरारी, साथ ही आपको मिलेगा घनौरा में। ठीक है, अर्जुनी, सोरर, करियभदर, चिचारी और घनौरा में देखने को मिलेगा महापाषाणीय समाधियां। ठीक है, भंवरखोल में नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रायगढ़ जिले में स्थित पूर्व पाषाण काल स्थल कौन कौन सा है। रायगढ़ जिले की बात हो रही है, पूर्व पाषाण काल स्थल इनमें से कौन कौन सा है। सिंघनपुर ये हमारा है, छापामारा ये भी है, गीधा भी है, साथ ही सोनबरसा भी है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। इसमें हमें सत्य की बात हो रही है, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सही हैं। पहला दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, 1910 में एंडरसन ने सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी। दूसरा दिया गया है, यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र काले रंग के हैं। तीसरा दिया गया है ए व बी दोनों। चौथे में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से केवल और केवल सत्य जो है वो ऑप्शन ए है,
1910 में ध्यान रखेंगे, 1910 में एंडरसन ने सिंघनपुर की गुफा की खोज की है। ठीक है, किसने की है, कब की है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंडरसन ने कब की है, 1910 में। किसकी खोज की, सिंघनपुर की गुफा की खोज की है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, व्यापम क्या करता है, कोट में प्रश्न लेकर के आता है, वन लाइनर लेकर के आता है, सम्मिलित करने वाले प्रश्न लेकर के आता है, साथ ही आपको सिंक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न लेकर के आता है। ये 4 टाइप आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्यापम की जो वर्तमान प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इन्हीं 4 टाइपों में से एक है। ठीक है, इन्हीं 4 टाइप के प्रश्न आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, चारों टाइप आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया 4 टाइप, वो चारों टाइप के प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या व्यापम ने कुछ टाइम पहले जो एग्जाम लिया है, एडीओ का एग्जाम उठा करके देख सकते हैं, उसमें इन्हीं 4 टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको वन लाइनर में मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा सम्मिलित करने वाला, या फिर आपको सभी मिलेंगे ना, चारों टाइप, सम्मिलित करने वाला, वन लाइनर, साथ ही कूट वाले प्रश्न और सीक्वेंस में जमाने वाला। ये 4 टाइप आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही हूबहू मैं आपके लिए इन वीडियो में प्रश्न लेकर के आता हूँ। ठीक है, जैसे हमने वन लाइनर भी देखा, हमने कूट वाले प्रश्न भी देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, सम्मिलित करने वाले प्रश्न। आगे हम देखेंगे कि व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने वाले प्रश्न भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी तैयारी हो जाएगी, किस टाइप से प्रश्न कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सम्मिलित करना है, क्या सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है आपको, इधर आपको स्थल दिया गया है, ठीक है, कालीपुर, और इधर जिला दिया गया है कि कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो कालीपुर है वो कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। कालीपुर की मैं बात करूं तो कालीपुर जो है वो बस्तर में है। धनपुर की मैं बात करूं तो धनपुर आपको देखने को मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। इसके अतिरिक्त बोनटीला की मैं बात करूं तो बोनटीला आपको देखने को मिलेगा कहाँ, राजनांदगांव में। साथ ही अर्जुनी जो है वो बालोद में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, नीचे आपको कोड दिया रहेगा। ठीक है, आपको मैच करना है। जैसे मैंने ए का क्या बताया, ए का मैंने आपको 2 बताया, तो ए के नीचे आपको 2 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बी का मैंने क्या बताया, बी का मैंने 4 बताया, तो बी का नीचे 4 दिया गया है। सी के नीचे, सी के बाद क्या, सी का मैंने क्या बताया, सी का 1 आपको देखने को मिल गया, अर्जुनी। डी में क्या था, डी का क्या हो जाएगा, बालोद, तो डी का 3 मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको मैच करना है, आप सभी को आता होगा। ठीक है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझ जाएंगे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से प्रश्न पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। अब इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट दिया गया है, अर्जुनी में हथौड़े के समान चित्रित शैल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरे में दिया गया है, चितवा डोंगरी के गुफाओं में जो 27, ठीक है, चितवा डोंगरी के गुफा में 27 शैल चित्र मिले हैं जो ड्रैगन की आकृति के हैं। सी में दिया गया है, सिंघनपुर के शैल चित्रों में छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के चित्र मिले हैं। डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो असत्य वाला पॉइंट है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज किसने की थी। मध्य पाषाण युगिक 500 स्मारक घेरों की खोज किसने की है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोफेसर काम्बले व रामेंद्र नाथ मिश्र ने इनकी खोज की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना। साथ ही जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे एक प्रैक्टिस सेट के जरिए लेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे एक प्रैक्टिस सेट के जरिए लेंगे। साथ ही आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप लास्ट में कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो परेशान नहीं होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयोगशाला परिचारक की पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, हमने साइंस के सब्जेक्ट पूरे कवर कर रखे हैं। साइंस के जितने भी टॉपिक आपके प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में दिया गया था
वो हमने कंप्लीट कर रखा है। कुछ टॉपिक बचा होगा वो मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। अब हम सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे हैं, साथ ही मैंने जनगणना, प्रशासनिक ढांचा ये सब भी कंप्लीट कर रखा है। भूगोल की मैंने क्लासेस, भारत का जो भूगोल है वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जितने भी मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ उसे कंटिन्यू बस देखते रहिए, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं नोट कराता हूँ उसे बस नोट करते रहिए, साथ ही उन सभी चीज़ों का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इन्हीं वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने जो प्रश्नों का संग्रह लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सभी चीज़ें डिज़ाइन करना, ये सभी टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे और मोटिवेट करता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। ये सभी चीज़ें जो देख पा रहे हैं ये सभी चीज़ें मैं टाइप करता हूँ खुद से, तो इन सभी चीज़ों को करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो उसको समझेंगे। ये सभी चीज़ें हैं मैं आपके लिए तैयार करता हूँ, ठीक है। साथ ही इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा सुमिलित करने वाला प्रश्न दिया गया है। इधर आपको गुफा दिया गया है, इधर उसका जिला दिया गया है। बोतलदा गुफा कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। आप भी अपना आंसर कमेंट करते हुए चलिए, क्योंकि आपको भी चीज़ें याद होनी चाहिए। कमेंट करेंगे तो कम से कम आपको याद होगी। बोतलदा गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। तो बोतलदा जो गुफा है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो बोतलदा जो गुफा है वो आपको रायगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। साथ ही बेलद्वार गुफा की मैं बात करूँ तो बेलद्वार गुफा जो है वो आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा, ठीक है। रैन खोल की मैं बात करूं तो शक्ति में मिलेगा, कैलाश की मैं बात करूं तो बस्तर में मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से हमें गुफा और उसका क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। ये गुफा दिया गया है, इधर उसका क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्र का नाम क्या है वो आपको बताना है। वैदिक काल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सभी बस्तर के पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गुफा नहीं आएगा, यहाँ पे बस्तर आएगा, ठीक है। बस्तर और वैदिक काल में उसे क्या कहा गया है वो सभी चीज़ें आपको बताना है। जैसे वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा गया है, तो वैदिक काल में आप अगर हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि वैदिक काल में जो बस्तर है, ठीक है, उसे कहा गया है क्या? तो उसे कहा गया है दक्षिण दिक, ठीक है। रामायण काल में क्या कहा गया है? तो रामायण काल में दंडकारण्य कहा गया है। महाभारत काल की मैं बात करूं तो महाभारत काल में आपको महाकांतार कहा गया है। गुप्त काल की मैं बात करूं तो कांतार कहा गया है, ठीक है। तो इतनी जो पॉइंट है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। बस्तर क्षेत्र को इधर आपको काल दिया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ये काल दिया गया है, अब ये बस्तर क्षेत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि बस्तर क्षेत्र का नाम क्या था, तो वैदिक काल में बस्तर क्षेत्र का नाम था दक्षिण दिक, ठीक है। रामायण काल में मैंने आपको बताया, रामायण काल में महाकांतार, ठीक है। सॉरी, रामायण काल में एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। इधर क्या दिया गया है? काल, और इधर आपको बस्तर क्षेत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा जाता था, ध्यान से सुनेंगे। रामायण काल में दंडकारण्य कहा जाता था। महाभारत काल में महाकांतार कहा जाता था और गुप्त काल में कांतार कहा जाता था। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि बस्तर क्षेत्र का कालों के हिसाब से क्या नाम था, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। वैदिक काल में मैंने आपको बताया दक्षिण दिक, रामायण काल में मैंने आपको बताया दंडकारण्य, महाभारत काल में मैंने आपको बताया, आप यहाँ से समझ जाएंगे महाभारत महाकांतार, गुप्त काल में कांतार, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से आपको कथन दिया गया है।
कथन पर विचार करना है, सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, पहला कथन क्या दिया गया है, बोतलदा में कई आदि मानव गुफाएं हैं किंतु इन गुफाओं में शैल चित्रों एवं शिलालेखों का अभाव है। दूसरा दिया गया है, कथन 2 में दिया गया है, बोतलदा की गुफा प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी है। क्या करेक्ट होगा? जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। पहला जो कथन दिया गया है, बोतलदा में कई आदि मानव गुफाएं हैं किंतु इन गुफाओं में शैल चित्रों एवं शिलालेखों का अभाव है। क्या यह पॉइंट सही है या गलत है? तो ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। साथ ही दूसरा जो कथन दिया गया है, बोतलदा की गुफा प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो भी एकदम करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। पहला कथन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेखा नदी के रूप में किया गया है। ऋग्वैदिक काल में नर्मदा नदी का जो उल्लेख है वो रेखा नदी के रूप में किया गया है। दूसरा दिया गया है, छत्तीसगढ़ में आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक साक्ष्य के क्या छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिले हैं या नहीं? सी में दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के लिए एक कौशल शब्द का उल्लेख किया गया है, उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट होगा इसका? सत्य कथन का पहचान करना है, तो इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। पहला कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में भगदान राम का प्रदेश सीतामढ़ी हर चौका से हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भगवान, यहाँ पे मिस्टेक है, भगवान लिखा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भगवान राम का प्रदेश, या छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे सुधार लेंगे, छत्तीसगढ़ में भगवान राम का जो प्रवेश है, ठीक है, प्रवेश सीतामढ़ी चौका से हुआ था। दूसरा दिया गया है, रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। क्या इसमें से सत्य है, ये आपको बताना है। भगवान राम का जो प्रवेश है क्या वो सीतामढ़ी हर चौका से हुआ है? क्या रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, यहाँ की भाषा जो है वो कोसली थी? क्या जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो करेक्ट करेंगे। क्या है करेक्ट इसका सही आंसर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसमें से पहला जो पॉइंट है वो करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में भगवान राम का प्रवेश कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का प्रवेश माना जाता है सीतामढ़ी हरचौका से। ठीक है, साथ ही रामायण काल में दक्षिण कौशल की जो भाषा थी वो कोसली थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट था। आगे हम बढ़े, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कथनों को पढ़कर सत्य कथन का पहचान करना है। पहला कथन दिया गया है, राम वन गमन पथ में 51 स्थल चयन किया गया है। दूसरा दिया गया है, राम वन पथ गमन की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। तीसरा दिया गया है, प्रथम चरण में विकास के लिए 9 स्थलों का चयन किया गया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो राम वन गमन पथ, आप समझ पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किन किन जगहों से होकर के राम गुजरे हैं, वही राम वन गमन पथ है। ठीक है, जब राम जी को, भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में भी विचरण किया है, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पे रुका है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं वो राम वन गमन पथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन राम वन गमन पथ में कितने स्थलों को शामिल किया गया है, उनकी टोटल लंबाई कितनी है, और प्रथम चरण में कितने स्थलों का चयन किया गया है विकास के लिए, ये आपको बताना है। आप इन सभी चीज़ों का आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राम वन गमन पथ की अगर मैं बात करूं तो 51 स्थलों का चयन किया गया था। इनकी टोटल लंबाई जो है वो पूछी जाती है 2260 किलोमीटर। पहले चरण में 9 स्थलों का विकास किया जाना था, ये चयन किया गया था 9 स्थल। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, आगे हम बढ़े,
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, फिर से स्थान दिया गया है, इधर उसका प्राचीन नाम दिया गया है। रतनपुर को पहले क्या नाम से जाना जाता था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो रतनपुर की मैं बात करूं तो रतनपुर को नाम से जाना जाता था मणिपुर, ठीक है। आरंग की मैं बात करूं तो आरंग भांडेर नाम से जाना जाता था। सिरपुर की मैं बात करूं तो सिरपुर आपको चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। खल्लारी जाना जाता आपको खल्लवाटिका। ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम, स्थल का प्राचीन नाम पूछा जाता है। इसमें आपको सम्मिलित करने पूछा जा रहा है, क्या पता आपको एग्जाम में इसे कोर्ट में प्रश्न पूछने दे दिया जाए। जैसे पूछा जाएगा कि रतनपुर का नाम प्राचीन काल में मणिपुर था, पहला कथन हो जाएगा। दूसरे कथन में दिया रहेगा आरंग का नाम भांडेर था प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन नाम उसका भांडेर था। तीसरे में दिया रहेगा खल्लारी का नाम दे देगा आपको चित्रांगदपुर। तो ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। आप बस सीक्वेंस को समझना कि क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से पूछा जा रहा है। अगर आप ये सभी चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको सभी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो कूट में पूछे, सम्मिलित करने पूछे, या फिर वन लाइनर पूछे, या फिर सीक्वेंस में जमाना पूछे। सभी चीजें जो हैं वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसे ध्यान से सुनते जाइए, याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो के चलते चलते आप भी अगर कमेंट करेंगे, जैसे रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था, इस टाइप से आप कमेंट करना, ठीक है। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर, इस टाइप से आप कमेंट करेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो याद होंगी। क्योंकि आप जब कुछ चीज लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसे मन से पढ़ते हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ। जैसे मैं कुछ भी टाइप करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, ऐसे मैं जब टाइप करूंगा तो मेरे मन में वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और मैं एग्जाम हॉल में भी कनेक्ट कर पाऊंगा कि मैंने ये कमेंट किया था, ये चीज़ें मैंने टाइप की थी, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कमेंट करना, क्योंकि आपको भी चीज़ें हैं जो है वो याद होती जाए। साथ ही वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ डाउट हो, साथ ही वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत हो, या आपको लगता है कि वीडियो कुछ और बेहतर कराया जा सकता है, तो आप कमेंट करना बेझिझक। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, साथ ही मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए है। तो कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाना है या वीडियो और बेहतर किया जा सकता है, वो कमेंट करना, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का जो सजेशन है मैं उस पर अपने वीडियो को परिवर्तित कर दूंगा। आप सभी का जो प्रतिक्रिया है, आप सभी का जो रिस्पांस है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी के रिस्पांस से ही मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही चीज़ है, ठीक है। और बेहतर करने को मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए मैं और बेहतर कर सकूँ, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से जाकर के जितनी चीज़ें मैंने बता रखी है, जितनी क्लास मैंने ले रखी है, ज़्यादा बड़ा सब सिलेबस नहीं है। जितने चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पढ़नी है। साथ ही आप अपने से और बेहतर जो कर सकते हैं वो करना, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे बस रिवीजन करिए, पढ़िए उसे 3 से 4 बार उसे आप रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद आप अतिरिक्त चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हूबहू आपको वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको हूबहू किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी टीचर का पढ़ रहे हों। ज़रूरी नहीं है मैं मेरा ही पढ़ रहे हूँ, ऐसा नहीं है। आप किसी भी टीचर की अगर क्लासेस देखते होंगे तो आपको हूबहू वैसा ही प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसके नोट्स के, उसके पढ़ाए गए तरीकों के इर्द गिर्द वो जो पढ़ाए रहते हैं उनके इर्द गिर्द ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। साथ ही अपनी मेहनत भी जो ज़रूरी है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। साथ ही इस चीज़ों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें और इसमें ऐड होनी चाहिए, तो वो आप अपने से पढ़ सकते हैं। आप सभी के पास किसी भी राइटर का बुक होगा, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे
4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसके अतिरिक्त और कुछ चीज़ें होंगे वो आप अपने से पढ़ सकते हैं कि इन चीज़ों को और क्या क्या नाम से जाना जाता था। जैसे रतनपुर मैंने बताया, आरंग मैंने बताया, सिरपुर मैंने बताया, खल्लारी मैंने बताया। ऐसे ही और जो प्रचलित स्थल है उन्हें किस किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नदी, ठीक है, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ऋग्वैदिक काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेखा नदी के रूप में किया गया था। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस टाइप से आपको बताना है, इस टाइप से आपको और पढ़ना है कि और एक्स्ट्रा मैं क्या पढ़ सकता हूँ। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियाँ हैं उनका जो प्राचीन नाम है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जैसे स्थानों का प्राचीन नाम मैंने अभी बताया। इसके अतिरिक्त और कुछ कुछ जो स्थान हैं, शिवरी नारायण हो गया, राजिम एक स्थान, ये सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं सुमिलित करने में केवल और केवल 5 या फिर 4 से 5 आपको देखने को मिलता है। तो उस सीक्वेंस में मैं लेकर के आता हूँ कि इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपका कर्तव्य ये है कि आप इसे और बेहतर कर सकते हैं, अपने खुद की पढ़ाई को, अपने और मेहनत को बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 स्थल बताया, आप उसे 5 से 10, ठीक है, और बढ़ा सकते हैं। आपके लिए ही बेटर होगा, क्या पता आप जो पढ़ें उसमें से एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। साथ ही आप क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को कमेंट करेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसका कमेंट कर देना कि इस स्थल को इस नाम से जाना जा सकता है, ठीक है, या इस स्थल को इस नाम से जाना जाता था, इस नदी को ऋग्वैदिक काल में इस नाम से जाना जाता था। आप कमेंट करेंगे तो आपको ही चीज़ें याद होंगी, ठीक है। साथ ही अगर आपको मेरा मेहनत जो है वो अच्छा लग रहा होगा, मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका अगर आपको वो दिख रहा है कि हाँ हमारे लिए ही इतना जो मेहनत है वो कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वो सभी मैं एग्ज़ाम जो व्यापम का ट्रेंड है, जो व्यापम पूछता है, जिस तरीका से व्यापम प्रश्न पूछता है, चारों टाइप मैंने आपको बताया पहले ही, वो चारों टाइप के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाला जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा आगे ही वीडियो में। बस आप एंड तक बने रहें, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतने आप पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही उन सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप भी अपना जो मेहनत है वो और बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी टीचर, मैंने पहले आपको बताया, कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही आपको 100% देखने को मिलेगा प्रश्न। कुछ ना कुछ प्रश्न आपको अदर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सिलेबस दिया गया है, क्या दिया गया है प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में, 9वीं, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में क्या गया है, 9वीं और 10वीं के साइंस के जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको ये 9वीं और 10वीं के जो विज्ञान का बुक है उसी में से देखने को मिलेगा? नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हाई लेवल, जैसे 11 का मिल जाएगा, 12th का भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो में इंक्लूड कर रखी हैं। अगर आपने साइंस का वीडियो नहीं देखा है या जिसमें आप जो व्यक्ति हैं जो देख पा रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि मैं जो वीडियो कराता हूँ उसमें 9th और 10th का ही नहीं रहता, उसमें 11th 12th का कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंक्लूड करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो बेशक देख सकते हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने लोग देखते होंगे, जितने लोग जुड़े होंगे इस चैनल से, उन सभी लोगों को पता होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, जो तैयारी मैं करा रहा हूँ वो किस तरीके से मैं करा रहा हूँ, वो सभी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को, और बेल आइकन जो है वो ऑन कर देना। ये सभी चीज़ें हमने बता रखी, मैंने स्थल बताया, प्राचीन नाम उसको बताया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महाभारत कालीन लक्षागृह और भीम के पद चिन्ह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप सभी को पता होगा कि खल्लारी एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जो भीम का पद चिन्ह है वो मिलता है, ठीक है। लक्षागृह भी वहीं आपको देखने को मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी में दिया है कि खल्लारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा खल्लारी। लक्षागृह और भीम के जो पद के चिन्ह हैं, भीम के जो पैरों का चिन्ह है वो आपको खल्लारी में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से आपको कथन कारण दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। दूसरे दिया गया है, कोंडा गांव के
भोंगापाल में स्थित चैत्य मंदिर टीला को रानी क्या लिखा है यहाँ पे, मैं मिस्टेक जो दिया गया है इसको सुधार लेता हूँ। क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। निम्न कथन पर विचार करना है। पहला जो कथन दिया गया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। दूसरा दिया गया है, कोंडा गांव में भोंगापाल में स्थित चैत्य मंदिर टीला को रानी टीला, यहाँ पे ठीक है ये रानी टीला तथा सप्त मातृका टीला को डोकरा बाबा टीला कहा जाता है। तीसरा दिया गया है, मल्हार के उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्या क्या चीजें इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहला और जो तीसरा पॉइंट है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, तो मैं 25 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। उसके आगे के जो 26 से हम जाएंगे 26 से हम जाएंगे 50 तक की, ये हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 तक ही हम इसमें वीडियो में सॉल्व करेंगे। चिंता मत करना, मैं शाम को इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक तथा ह्वेन सॉन्ग के यात्रा वितरण के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात धम्म प्रचार के लिए सिरपुर में कितने दिनों तक निवासरत थे। तो वो सिरपुर में जो निवासरत थे आपको देखने को मिलेगा 3 माह तक, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हमें सम्मिलित करने बोल रहा है। जैन तीर्थंकर दिया गया है, इधर दिया गया है संबंधित स्थल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप और पढ़ना चाहें, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी राइटर के आपके पास बुक होगा, थ्योरी बुक होगा, तो उसमें सभी चीज़ें जो हैं वो दी रहती हैं, ठीक है। जैन तीर्थंकर और इधर उसका संबंधित स्थान दिया गया है। हालांकि मैं जितना बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको कुछ मेहनत खुद से भी करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको रिवीजन करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही अपने से कुछ और चीज़ों को इंक्लूड करना है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उससे रिलेटेड और कुछ चीज़ें जो है वो बन सकती हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ें खुद से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समय कम है। मैं एक एक चीज़ों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास समय कम है, सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। बाकी एक्स्ट्रा आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सम्मिलित करना है। अब ऋषभ देव उसका स्थान कौन सा था, संबंधित स्थान कौन सा होगा। ऋषभ देव है जो उनका संबंधित स्थान होगा वो होगा, आपको देखने को मिलेगा गुंजी, ठीक है। सुमति नाथ का जो स्थल मिलेगा आपको आरंग मिलेगा। शांतिनाथ को आपको देखने को मिलेगा भाटागुड़ा, और पार्श्वनाथ का देखने को मिलेगा आपको नागपुरा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ये आपको कमेंट करना है, और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कमेंट करनी है। आई होप कि आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ रखा है। जो पढ़ रखे हैं वो सभी ज़रूर कमेंट करना कि जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रतनपुर में ऋषभनाथ एवं चंद्रप्रभा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि किस काल की हैं। रतनपुर में क्या प्राप्त हुए हैं, ऋषभनाथ एवं चंद्रप्रभा। अब इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए पूछा जाए तो रतनपुर से प्राप्त हुए हैं। अब ये कौन से काल से संबंधित है ये पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कलचुरी काल के संबंधित है ये, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, इतिहासकार हीरालाल के अनुसार कालांतर में छत्तीसगढ़ के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है, तो ये पॉइंट जो है वो करेक्ट है क्या। जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी तो आपको पता होगा कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो शामिल था, ये चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन आपको इतिहासकार जो हीरालाल काव्योपाध्याय हैं, इन्होंने कालांतर में जब छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार छत्तीसगढ़ के अपभ्रंश से
छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, किसके अनुसार पूछा जाए तो हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार, हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार ये जो पॉइंट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हमें कथन कारण दिया गया है। कथन क्या दिया गया है? पहला कथन है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफाएं मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा दिया है, सीता बेंगरा और जोगीमारा के शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तीसरा दिया गया है, रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा के नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी जो है वो सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। उपरोक्त कथन में से सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम हॉल में भी आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेना अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, क्वेश्चन में सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से सही क्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है, बाकी जो दोनों पॉइंट है वो सही है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हमें सम्मिलित करना दिया गया है। सम्मिलित क्या क्या करना है आपको दिया गया है, मौर्यकालीन स्थल और इधर उसका जिला दिया गया है। ठीक है, मौर्यकालीन स्थल और इधर उसको जिला दिया गया है। ठाठरी कौन से जिला में स्थित है? ठीक है, ठाठरी की मैं बात करूं तो ठाठरी आपको देखने को मिलेगा, ठाठरी आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो ठाठरी आपको देखने को मिलेगा शक्ति जिले में। बार आपको देखने को मिलेगा, बार आपको देखने को मिलेगा सारंगढ़ में। उड़ेला आपको देखने को मिलेगा रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन जो भी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से कथन एक दिया गया है। क्या दिया गया है? सीता बेंगरा में स्थित प्रस्तर नाट्यशाला विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। दूसरा दिया गया है, सीता बेंगरा स्थित नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। ठीक है, सी में दिया गया है, सीता बेंगरा स्थित नाट्यशाला का अध्ययन करण औसले ने किया था। उपरोक्त तो सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट पॉइंट है वो मिलेगा आपको पहला और दूसरा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सीता बेंगरा में स्थित प्रस्तर नाट्यशाला विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, ये पूछा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? तो सीता बेंगरा में स्थित जो नाट्यशाला है वही। ठीक है, सीता बेंगरा स्थित नाट्यशाला का अध्ययन किसने किया है पूछा जाए तो संतलाल कटारे ने किया है। ठीक है, पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन को चुनना है हमें। किकारी ग्राम में प्राप्त काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन है। दूसरा दिया गया है, इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन राज्यों के नाम उल्लेखित हैं। तीसरा दिया गया है, वर्तमान में इसे रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। क्या क्या पॉइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें से पहला और आपको देखने को मिलेगा तीसरा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 जो पॉइंट है वो करेक्ट है। अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैंने आपको बताया कि वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे, ठीक है, इसलिए 25 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 26 हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहना, आपको इसी चैनल पे आपको दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इन 25 में से आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं। ठीक है, साथ ही कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो का जो लेवल है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करना सभी चीज़ों का। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। फिर से कथन दिया गया है, कथन 1 में क्या दिया गया है? मौर्य समाज के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दूसरा कथन दिया गया है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनका शासन काल 72 से 200 ईस्वी तक था। उपरोक्त कथन में से सत्य क्या है ये आपको बताना है। इन सभी पॉइंट में क्या क्या चीज़ें सही हैं, जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट कर लेना। ठीक है, आप सभी का जो रिस्पांस है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आया था। वीडियो ज़्यादा लंबा है, साथ ही मुझे कुछ और भी काम है, इसके लिए मैं इसको यहीं तक रोकता हूं। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।